नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। कृष्णा सेंडे के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। निर्वाचन आयोग ने किया चुनाव की तारीखों का ऐलान। प्रदेश 7 जिले में 17 नवंबर को होगा चुनाव। 3 दिसंबर को आएंगे चुनावी परिणाम। वाहन पार्किंग को लेकर गोंदिया रोड पर सीआरपीएफ के जवानों पर आधा दर्जन से अधिक लोगों ने किया हमला। लोहे के रॉड से मारपीट कर 2 जवानों को किया घायल। जिला अस्पताल में घायलों का चल रहा उपचार। भाजपा आलाकमान ने जारी की 57 प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट। परसवाड़ा विधानसभा से होंगे रामकिशोर कावरे भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी। अभी भी बालाघाट और वाराणसी विधानसभा के प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी। हट्टा थाने के ग्राम पीपरझरी रेलवे ट्रैक में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की हुई दर्दनाक मौत। हादसा या आत्महत्या, संशय बरकरार। चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही एक्शन मोड में आई नगर पालिका। नगर में राजनीतिक, सामाजिक और योजनाओं के बैनर पोस्टर हटाने की शुरू की गई कार्रवाई। जिले में नक्सली उन्मूलन में लगे सीआरपीएफ के जवानों के साथ बालाघाट गोंदिया रोड पर आधा दर्जन लोगों ने हमला करते हुए उन्हें हाथ और रॉड से मारपीट कर दिया। 9 अक्टूबर को यह घटना गोंदिया रोड स्थित गांधी स्टील दुकान के सामने हुई, जब इस दुकान के पास सीआरपीएफ के जवानों ने अपने बोलेरो वाहन खड़ा कर दिया था और वहीं स्थित एक हार्डवेयर की दुकान में सामान खरीदने चले गए थे। वाहन हटाने को लेकर विवाद हो गया। इन लोगों के द्वारा की गई मारपीट में 2 जवान घायल हो गए। घायल जवान संजय सिंह भदौरिया और अजय तोमर का इलाज कोतवाली पुलिस ने जिला अस्पताल में करवाया। वहीं उनके द्वारा की गई रिपोर्ट पर आयुष गांधी, जितेंद्र गांधी, यश गांधी और राकेश गांधी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। दोनों जवान 123 बटालियन सीआरपीएफ कैंप भरवेली में पदस्थ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संजय सिंह भदौरिया सीआरपीएफ हवलदार के पद पर पदस्थ है। 9 अक्टूबर को संजय सिंह भदौरिया 123 बटालियन सीआरपीएफ कैंप भरवेली से अपने स्टाफ के सहायक उपनिरीक्षक सुनील सिंह धाकरे और सिपाही अजय तोमर के साथ प्राइवेट वाहन बोलेरो से नक्सली सेल बालाघाट में जरूरी डाक जमा करने के लिए जा रहे थे। कैंप में होने वाले मरम्मत कार्य के लिए आवश्यक सामग्री की पूछताछ के लिए रास्ते में संतोषी टाइल्स के दुकान के सामने डिवाइडर के दूसरी तरफ अपनी बोलेरो गाड़ी रोड के बाईं तरफ खड़ी करके संतोषी टाइल्स के दुकान में गए थे। तभी जिस स्थान पर उन्होंने अपनी बोलेरो खड़ी की थी वहीं से एक व्यक्ति हार्डवेयर की दुकान में आया और बोला कि संजय सिंह भदौरिया से बोला कि आप अपनी गाड़ी आगे कर लो, हमारे गोदाम के सामने खड़ी होने के कारण हमारा सामान गोदाम में नहीं जा पा रहा है। जिस पर संजय सिंह भदौरिया ने अपने साथी अजय तोमर को गाड़ी की चाबी देकर गाड़ी हटाने के लिए भेजा था। जहां गाड़ी खड़ी की गई थी वहां पर 3-4 लोग अजय तोमर से बदतमीजी करते हुए बोले कि आप लोग कहीं भी गाड़ी लगा देते हो। अजय तोमर ने उन्हें बोला कि हम सीआरपीएफ के शासकीय कर्मचारी हैं, बालाघाट शासकीय काम से आए हैं, वैसे भी गाड़ी रोड के किनारे साइड में ही खड़ी है, आपकी दुकान या गोदाम का रास्ता यहाँ से जाता है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। तभी ये लोग आवेश में आकर अजय तोमर को अश्लील गालियां देने लगे। अजय तोमर के द्वारा दुकान के सामने बोर्ड या नो पार्किंग ना लिखा होने की बात पर वे लोग आवेश में आ गए और उनमें से एक व्यक्ति ने अजय तोमर का कॉलर पकड़ लिया, उसके साथ मारपीट करने लगे। अजय तोमर के साथ मारपीट करते देख संजय सिंह भदौरिया और सुनील सिंह हार्डवेयर की दुकान से दौड़कर आए। तभी ये लोग अपने हाथ में पत्थर, सरिया की रॉड लेकर आ गए और संजय सिंह भदौरिया सुनील सिंह को मारपीट करने के लिए आमदा होने लगे। एक व्यक्ति ने संजय सिंह भदौरिया के हाथ बुक्कों से मारपीट भी कर दी। जिन लोगों ने अजय तोमर को मारपीट किए, चेहरे को नाखून से खरोच दिया और जुमा जफ्टी के दौरान अजय तोमर को गले की सोने की चैन भी वहीं गिर गई। सीआरपीएफ के जवानों के साथ मारपीट होता देख वहां के लोग दौड़े और बीच बचाव किया। बीच बचाव करने वाले लोगों ने मारपीट करने वाले लोगों का नाम गांधी स्टील दुकान के ही आयुष गांधी, जितेंद्र गांधी, यश गांधी और राकेश गांधी होना बताया। आयुष गांधी ने संजय सिंह भदौरिया के सर में कड़े से वार किया था। इस घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची।
जिन्होंने दोनों घायल जवान संजय सिंह भदौरिया और अजय तोमर को कोतवाली लाकर उनका इलाज और मुलाहिजा जिला अस्पताल में करवाया। कोतवाली पुलिस ने संजय सिंह भदौरिया के द्वारा की गई रिपोर्ट पर आयुष गांधी, जितेंद्र गांधी, यश गांधी और राकेश गांधी के विरुद्ध धारा 294, 353, 332, 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। आगे जांच कोतवाली पुलिस के द्वारा की जा रही है। घटना हमारे साथ में, मैं अपने सरकारी काम से आया था मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए, तो गाड़ी हमारी जो थी वो खड़ी हुई थी रोड के साइड में। तो एक व्यक्ति आया, उसने बोला आप अपनी गाड़ी हटा लीजिए। मैंने कहा हटा रहा हूँ, जस्ट 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ। तो जब तक मैंने फिर इसको चाबी दी अपने मित्र को, मैंने बोला गाड़ी थोड़ी सी आगे कर देना, उन्हें दिक्कत हो रही होगी। तो ये गाड़ी जब आगे गया तो उन्होंने आके इससे बदतमीजी की, बोले तुम्हारे बाप की रोड है, इस तरह से उन्होंने अब शब्दों का। तो इसने उसका वो प्रतिकार, जब मैं वहाँ से देखा तो उन्होंने इसका गला पकड़ रखा था। मैं दौड़ के गया तो उसके साथ हाथापाई करते हुए वो मुझे नजर आया। उसके बाद फिर मैंने जो भी हुआ तो बीच में पता नहीं किसी ने वो उस भीड़ में पता नहीं चला किस चीज़ से मारा मुझे, यहाँ सर पे चोट लगी और बाकी फिर हम लोग यहाँ पे। अच्छा, आपकी कोई चेन वगैरह भी छीनी? चेन हमारी चेन के पास। अच्छा, कहाँ पे घटना हुई है और किन लोगों के द्वारा की गई? घटना का गांधी स्टील नाम की जो शॉप है ना, रेलवे क्रॉसिंग से आगे लेफ्ट साइड में, उसी जगह की घटना है। तो कितने लोग थे मारपीट ये में? 7-8 लोग थे। ये अपने रोड सरिया वगैरह भी लेके आए थे अंदर से दुकानों से, उन्होंने रोड वगैरह भी लेके आए थे, रोड भी उठा के लाए। अच्छा, आपके साथ में क्या क्या चीज़ें जब्ती हुई और क्या छीन के लेके गए? मेरी चैन थी, टोटोला की चैन, पूरा चैन वगैरह ये मारा, यहाँ मारा उन्होंने आते ही पकड़ा पहली बार। मैं बोला भैया मैं गाड़ी हटा रहा हूँ, मैं पुलिस वाला आदमी हूँ, सिविल वाला नहीं हूँ। तो बोला उन्होंने बताते उन्होंने हमको देना चालू कर दिया। उन्होंने ये भी नहीं फिर देखा कहाँ लग रहा क्या। भैया जब साहब आए हमारे, जब तक उनको भी वो आते मारना चालू कर दिए। ये भी नहीं बोल रहा है कि क्या। मैं बोला भैया हम पुलिस वाले हैं, कोई वहाँ गाड़ी रखा है तो गाड़ी हटाने। उन्होंने बोला हटा रहे हैं, कौन सी चीज़ जल्दी नहीं। जब इस विषय पर नगर निरीक्षक प्रकाश बास्कले से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के जवानों के साथ मारपीट की गई है जो शासकीय कार्य से बालाघाट आए हुए थे। मारपीट में 2 जवान घायल हुए हैं। उनके द्वारा की गई रिपोर्ट पर शासकीय कर्मचारी को शासकीय कार्य के दौरान मारपीट और कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में आयुष गांधी, जितेंद्र गांधी और यश गांधी और राकेश गांधी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और सभी आरोपी की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मच्छुरदा पुलिस चौकी से सालटेकरी रोड पर टांडा नदी के पास एक पिकअप ने मोटरसाइकिल को जबरदस्त ठोस मारकर फरार हो गई। पिकअप की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार 10 वर्षीय बालक और उसके पिता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। रविवार को 10 बजे करीब यह सड़क दुर्घटना उस समय हुई जब यह लोग ग्राम मच्छुरदा तरफ से हंसिया बेचकर अपने घर लौट रहे थे। मृतक महेश पिता रामलाल लोहार 40 वर्ष और उसका बेटा रविंद्र पिता महेश लाल लोहार 10 वर्ष दोनों ग्राम बनियाटोला ग्राम झामुल थाना सालटेकरी निवासी का शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम झामुल के बनियाटोला में रहने वाले लोहार परिवार के लोग लोहा के कृषि उपयोग व घरेलू सामान बनाकर बेचने का व्यवसाय करते थे। रविवार को सुबह महेश लोहार अपने बेटे रविंद्र लोहार और कार्तिक विश्वकर्मा के साथ मोटरसाइकिल में हंसिया बेचने के लिए अपने गांव से मोटरसाइकिल में मच्छुरदा की ओर गए थे और हंसिया बेचने के बाद तीनों ही मोटरसाइकिल से मच्छुरदा की ओर से अपने घर बनियाटोला लौट रहे थे। 10 बजे करीब मच्छुरदा से साली टेकरी की ओर आते समय मच्छुरदा के आगे टांडा नदी के पास गोलाई में साली टेकरी की ओर से तेज रफ्तार से आ रही पिकअप ने मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार हो गई। पिकअप की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार महेश लोहार और उसका बेटा रविंद्र लोहार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और कार्तिक विश्वकर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बिरसा के अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस घटना की सूचना मिलते ही बिरसा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों मृतक पिता पुत्र के शव बरामद किए और पंचनामा कार्रवाई के पश्चात बिरसा अस्पताल से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वर्ग जांच के उपरांत बिरसा पुलिस ने सफेद रंग की पिकअप वाहन के चालक के विरुद्ध धारा 279, 337, 304A भारतीय दंड विधान और 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही भाजपा के द्वारा अपनी चौथी सूची जारी कर दी गई। इसमें 57 नाम जारी किए गए हैं। परसवाड़ा विधानसभा से रामकिशोर कावरे को भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया है। साथ ही इस सूची में प्रदेश के बड़े नेताओं के नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश चुनाव की तारीखों के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही भाजपा ने विधानसभा प्रत्याशियों की अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी। इसमें 57 नाम जारी किए गए हैं, जिनमें परसवाड़ा विधानसभा से रामकिशोर कावरे को भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया है।
इस सूची में प्रदेश के बड़े नेताओं के नाम भी शामिल है। इस सूची में गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा की चौथी लिस्ट में अधिकांश विधायक और मंत्रियों के नाम शामिल है। इसमें ज्यादातर सीटें वो है जो भाजपा के कब्जे में है। इस सूची में सीएम शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के नाम भी समावेश है। हालांकि भले ही भाजपा के द्वारा चौथी लिस्ट में रामकिशोर कावरे को भाजपा से अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया हो, किंतु बालाघाट आए शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक कार्यक्रम के में पहले ही रामकिशोर कावरे को परसवाड़ा विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में आशीर्वाद दिलवा दिया गया था। बस सभी को यह सुनिश्चित हो गया था कि परसवाड़ा विधानसभा से रामकिशोर कावरे ही भाजपा के प्रत्याशी होंगे। अब देखा जाए तो अभी बालाघाट और वाराणसी विधानसभा के प्रत्याशियों को लेकर काफी असमंजस की स्थिति है। वहीं वाराणसी और बालाघाट क्षेत्र में तो प्रत्याशियों को लेकर घमासान मचाई हुआ है और अधिकतर जिले की जनता इन्हीं दो विधानसभाओं में भाजपा के द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्याशियों के नाम सुनने के लिए आतुर है। हालांकि इस चौथी सूची में ही भाजपा के द्वारा बालाघाट व वाराणसी की विधानसभा के प्रत्याशियों का नाम नहीं शामिल किया गया है। जिले की जनता को अभी और इंतजार करना होगा। किंतु देखा जाए तो परसवाड़ा क्षेत्र में भाजपा से महज रामकिशोर कावरे ही उम्मीदवार माने जा रहे थे, वह भाजपा ने उन्हें ही अपना अधिकृत प्रत्याशी भी घोषित किया है। अब देखना यह होगा कि आने वाली भाजपा की पांचवी लिस्ट में बालाघाट और वाराणसी विधानसभा के प्रत्याशियों की घोषणा होती है या जनता को और अभी इंतजार करना होगा। हालांकि जारी की गई अभी तक 3 सूचियों में काफ़ी विरोध भी देखने को मिला था, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा की पहली सूची व दूसरी सूची में जिले में जारी की गई थी, उसके बाद से ही लांजी विधानसभा और कटंगी विधानसभा में काफ़ी विरोध के स्वर भी उत्पन्न हुए थे एवं यह विरोधाभास अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब देखना यह होगा कि आखिर इन 2 सीटों पर भाजपा का अपने प्रत्याशी उतारती है व उसके बाद इन 2 विधानसभाओं में किस प्रकार की स्थिति बनती है, क्योंकि अभी लांजी का मसला पूर्णतः खत्म नहीं हुआ है। वहां अभी भी जारी की गई लिस्ट के बाद से ही रमेश भटेरे के समर्थकों के द्वारा लगातार राजकुमार कर्राहे का विरोध जारी है। तो वहीं कटगी विधानसभा में गौरव पारदी को भाजपा के द्वारा अपना प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से ही वहां के भाजपा कार्यकर्ता व भाजपा के समर्थकों के द्वारा भी गौरव पारदी का विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कोई भी बाहर का नेता उन्हें नहीं चलेगा एवं कार्यकर्ता यह चाहते हैं कि कटंगी विधानसभा से ही उनका प्रत्याशी होना चाहिए, जो वर्षों से मेहनत कर रहा है, पार्टी के द्वारा उसे ही प्रत्याशी बनाया जाए। किंतु गौरव पारदी के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से ही भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किए गए मीडिया ब्रीफिंग के तत्काल बाद जिला मुख्यालय के संचार प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर प्रेस वार्ता में आचार संहिता की विधिवत घोषणा कर दी गई। उन्होंने आदर्श आचार संहिता से संबंधित विस्तार से जानकारी देते हुए निर्वाचन से संबंधित विस्तृत जानकारी मीडिया के साथ साझा की। निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित निर्वाचन शेड्यूल के अनुसार 21 अक्टूबर को गजट नोटिफिकेशन होगा और 30 अक्टूबर तक नॉमिनेशन भरे जाएंगे। इसके तत्काल एक दिन बाद नॉमिनेशन की जांच की जाएगी। 2 नवंबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। 17 नवंबर को मतदान और 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम घोषित होंगे। प्रेस वार्ता के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा इलेक्शन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी देते हुए मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए। स्थान से या किसी भी प्राइवेट प्लेस से जो एडवर्टाइजमेंट है पॉलिटिकल, उनको हटाने के लिए हम लोग उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज से उन सभी पे कार्रवाई स्टार्ट हो जाएंगी। साथ ही साथ एमसीएमसी का गठन हो चुका है, शिकायत सेल का गठन हो चुका है। जो नंबर्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम का जो नंबर है 07632 कोड 299150 है। डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर जो हमारा डीसीसी है। साथ ही साथ सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे विजिबल हैं। मैं आप सभी पत्रकार साथियों के साथ शेयर करूंगा। इसके साथ ही साथ सभी पॉलिटिकल पार्टीज और जो के रिप्रेजेंटेटिव्स और हमारे आरओ को जो भी आईटी एप्लीकेशंस है, सी विजिल है, शिकायत करने के लिए जो फोरम्स है, उनकी ट्रेनिंग हम लोगों ने दी है सभी को और वो अब एक्टिवेट हो गए हैं। यथास्थिति रोक लगेगी। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, जो ज्वाइन नहीं कर पाए यथास्थिति वो होल्ड पे रहेंगे। आज से सभी प्रकार के ट्रांसफर प्रतिबंधित रहेंगे, सभी प्रकार की छुट्टियां प्रतिबंधित रहेंगी अनलेस अनटिल कोई विशेष परिस्थिति में कोई विशेष विभाग जिला निर्वाचन अधिकारी के संज्ञान में लाता है, तो 2 चीजें प्रतिबंधित रहेंगी। बाकी शस्त्र लाइसेंस जहां तक जमा करने का प्रश्न है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी कलेक्टर और एसपी के गाइडेंस में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के परिपालन बनी हुई है। उसमें जो लोग शस्त्र लाइसेंस को लेकर के एग्जम्पशन चाहते हैं वो हम लोगों को अलग से अपील कर सकते हैं। हमारी कमेटी सुन करके
निर्णय लेगी। बाकी सभी के जमा कराने का प्रोसेस हम लोग आज से स्टार्ट कर देंगे। सर, जो नए मतदाता जो जुड़े हुए हैं उन्हें कार्ड नहीं मिला है मतदाता का, वो बीएलओ से उन लोग पूछते हैं तो बीएलओ बोलता है कि मेरा काम नहीं है, तो उसके लिए क्या? देखिए, जो पहला हमारा पुनरीक्षण जनवरी में हुआ था उसमें लगभग हमारे पास जो भी इपिक कार्ड आए थे उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। अभी जो सेकंड पुनरीक्षण हमारा नगर पालिका के द्वारा बुलाई गई आचार संहिता में परिषद की बैठक आचार संहिता लागू होने के बाद ही निरस्त कर दी गई। नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा दूरभाष पर जानकारी देते हुए बताया गया कि आचार संहिता के लगने से 9 अक्टूबर को होने वाली परिषद की बैठक को निरस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि नगर पालिका बालाघाट के द्वारा 9 अक्टूबर को परिषद की बैठक बुलाई जा रही थी। इसको लेकर 8 अक्टूबर को परिषद की बैठक की सारी तैयारियां कर ली गई थी। तो वहीं नगर पालिका के द्वारा बहुत से पक्ष और विपक्ष के पार्षदों को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई थी और न ही एजेंडा तैयार किया गया था। तो वहीं 8 अक्टूबर की रात में देर रात तक एजेंडा तैयार कर 9 अक्टूबर को परिषद बुलाने को लेकर पूरी तैयारियां पूर्ण कर ली गई थी। इसकी सूचना विपक्ष को लगी तो उनके द्वारा इस परिषद की बैठक का विरोध करने की बात कही गई थी। उनका कहना था कि जिस प्रकार से परिषद की बैठक बुलाई जाती है और 3 दिन पहले ही उन्हें इसकी जानकारी दी जाती है, साथ ही परिषद की बैठकों की एजेंडे की काफी भी उन्हें पहले दी जाती थी, किंतु इस बार न उन्हें परिषद की बैठक की सूचना दी गई और न ही एजेंडे की काफी उनके हाथ में पहुंची थी। और जिस प्रकार से नगर पालिका के द्वारा इस प्रकार से आनन फानन में परिषद की बैठक बुलाई जा रही थी, उसे देखकर यह लग रहा था कि कहीं न कहीं नगर पालिका के द्वारा अपने करीबियों को लाभ पहुंचाने के लिए किस प्रकार से परिषद की बैठक आहूत की जा रही है। यदि यह परिषद की बैठक 9 अक्टूबर को होती तो विपक्ष के द्वारा भी इसका विरोध कर इसकी शिकायत उच्च अधिकारी को करने की बात भी कही गई थी। वह नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी निशांत कुमार श्रीवास्तव के द्वारा यह भी कहा गया था कि यदि परिषद की बैठक में अधिक विरोध होता है तो वह परिषद की बैठक निरस्त करवा देंगे, किंतु आदर्श आचार संहिता लगने के बाद स्वतः ही नगर पालिका के द्वारा होने वाली परिषद की बैठक को निरस्त करवा दिया गया। जब हमारे द्वारा इस विषय को लेकर नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी निशांत कुमार श्रीवास्तव से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि पहले तो उन्होंने 9 अक्टूबर को परिषद की बुलाए जाने को लेकर बात की थी, किंतु जैसे ही 9 अक्टूबर को चुनाव आयोग के द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू की गई, उसके बाद से ही उन्होंने होने वाली परिषद की बैठक को निरस्त कर दिया। वह एक पत्र में सभी 33 पार्षदों को होने वाली परिषद की बैठक का स्थगन बनाकर होने वाली परिषद की बैठक को स्थगित होने की जानकारी दे दी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। इसके साथ ही सरकारी भवन, सरकारी संपत्तियों पर लगे जनप्रतिनिधियों, उम्मीदवारों और सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार वाले बैनर्स, पोस्टर्स तथा संदेशों को हटाने की कार्रवाई नगर पालिका बालाघाट के द्वारा शुरू कर दी गई। कलेक्ट्रेट भवन, स्कूल, विद्युत पोल, सरकारी कार्यालय सहित विभिन्न स्थानों पर लगे बैनर पोस्टर को हटाने का काम चालू कर दिया गया। आपको बता दें कि जैसे ही 9 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा की गई, उसके बाद से ही प्रदेश में आचार संहिता लागू होने पर नगर पालिका बालाघाट के द्वारा अपने अमले के साथ सभी गवर्नमेंट संस्थानों सहित शहर के प्रमुख चौक चौराहों जैसे काली पुतली चौक, अंबेडकर चौक, गोंदिया रोड से लेकर हनुमान चौक से गुजरी मार्ग होते हुए काली पुतली चौक के लगे हुए प्रचार प्रसार वाले बैनर पोस्टर से लेकर शासकीय योजनाओं की जानकारी वाले बैनर को नगर पालिका के अमले के द्वारा हटाए जाने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। नगर पालिका के स्वास्थ्य शाखा प्रभारी सूर्य प्रकाश उके के द्वारा दूरभाष पर बताया गया कि जैसे ही 9 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता लगी, उसके बाद से ही नगर पालिका के द्वारा अलग अलग टीम बनाकर शहर में लगे बैनर, पोस्टर व होर्डिंग्स को हटाए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी तरह वाराणसी नगर पालिका के द्वारा भी 9 अक्टूबर को नगर में संपत्ति विरूपण की कार्रवाई की गई, जिसमें नगर के शासकीय संपत्ति, पोल, भवन, चौक व अन्य स्थानों पर लगे राजनीतिक, सामाजिक व योजनाओं के पोस्टर, बैनर को हटाने की कार्रवाई की गई। हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोंदिया रेलवे लाइन पर स्थित बमनी और पीपरझरी के बीच ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। 9 अक्टूबर सोमवार को 1:15 बजे करीब यह घटना उस समय हुई जब पैसेंजर ट्रेन बालाघाट से गोंदिया की ओर जा रही थी। मृतक की पहचान थाना हट्टा ग्राम पीपरझरी निवासी 32 वर्षीय कन्हैया पिता कोदूलाल कटरे के रूप में की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कन्हैया कटरे के परिवार में माता पिता, 2 भाई के अलावा परिवार के अन्य लोग भी हैं। कन्हैया की शादी नहीं हुई थी, वह खेती बाड़ी मजदूरी के अलावा उसके घर में ही पान ठेला भी चलाता था। बताया गया कि 9 सितंबर सोमवार को
1:15 बजे करीब बालाघाट से गोंदिया जाने वाली पैसेंजर ट्रेन बमनी से पीपरझरी की ओर जा रही थी, तभी वह ट्रेन की चपेट में आ गया। ट्रेन चालक ने ट्रेन रोका, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी, जिसकी शव को उसी ट्रेन से पीपरझरी हट्टा रोड रेलवे स्टेशन लाया गया, जहां पर इस व्यक्ति की पहचान कन्हैया पिता कोदूलाल कटरे 32 वर्ष पीपरझरी निवासी के नाम से की गई। फिलहाल पुलिस के द्वारा इस मामले की जाँच की जा रही है। वाराणसी क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोस्ते के किसान काफी चिंता में है, जिसकी प्रमुख वजह यह बताई जा रही है कि मुख्य कैनाल से कोस्ते छोटी नहर से जो पानी किसानों को प्राप्त होता था, उसको बीते 4-5 दिन से बंद कर दिया गया है। ऐसे में किसान नहर के पानी से वंचित हो गए। इस संबंध में कोस्ते निवासी किसान दिलीप रोकड़े ने पद्मेश 24/7 को बताया कि फसल का यह अंतिम चरण चल रहा है। ऐसे में सिंचाई विभाग ने उनके कोस्ते फाटे को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से फसल को पकने में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पानी की अत्यंत आवश्यक है। सिंचाई विभाग के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से फसल अब खराब हो रही। हम विभाग से यही चाहते हैं कि अगर 2-3 दिनों में कोस्ते फाटा को प्रारंभ कर दिया जाए तो उनकी फसल का नुकसान नहीं होगा। पानी की दिक्कत है, अब धान मर रही है तो पानी चलाने बैठे तो नहर बंद हो गई। तो इसके बारे में बताया आप लोग ने अपने यहाँ के अधिकारियों को? अब किसको अधिकारियों को बताया जी, वो 15 दिन का रोटेशन लगाया था, तो अभी तक 15 दिन बंद रहा, फिर अभी 2-1 दिन तक नहर चला, फिर आज बंद हो गया। रात को आया पानी, रात को बंद हो गया। तो अब नहर फाटा बड़ा फाटा बंद है कहते, धान मरेगा, वही दिक्कत होगी। अब वही है, धान साला वो पूरी फसल नहीं मिलेगी। अब कहीं सिर्फ सर पानी सिंचाई वो विभाग से अपन नहर बंद हो जाने की वजह से हमको बहुत तकलीफ आ रही है, क्योंकि क्या अंतिम चरण है फसल का, और नहर बंद हो जाने से बहुत तकलीफ आ रही है। जबकि हमने विभाग में सूचित भी कर दिया है, इसकी वजह से भी कोई ये अपना देख रहे हैं हमारी फसल तो मार खाने की पोजीशन पे आ गई है। अभी इसमें अब सिंचाई विभाग वाले कुछ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से अपन बहुत परेशान चल रहे हैं अभी। जब इस संबंध में दूरभाष पर प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी सिंचाई विभाग कोमल उइके से चर्चा की गई, तो उन्होंने बताया कि किन्हीं तकनीकी कारणों से उन्होंने कोस्ते फाटे को बंद किया है। इस समस्या का उनका अमला समाधान करने में जुटा हुआ है। जैसी समस्या 1-2 दिन में सुलझ जाएगी तो कोस्ते सहित अन्य फाटे से जिन ग्रामों को पानी मिलता है उन्हें पानी मिलता रहेगा। वाराणसी नगर के वार्ड नंबर 1 की आरा मिल के पास स्थित कुएं में 9 अक्टूबर की सुबह 28 वर्षीय युवक ने कूदकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि राहुल गजबी मानसिक रूप से परेशान था, जिसके चलते उसके द्वारा यह कदम उठाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक राहुल पिता डूलीचंद गजबीए उम्र 28 वर्ष वार्ड नंबर 1 बीडी कॉलोनी निवासी है, जो अपनी मां व बेटी के साथ रहता था। उसकी पत्नी अपनी एक बेटी को लेकर कहीं चले गई। वह युवक मेहनत मजदूरी कर अपना परिवार का पालन पोषण करता था। इसकी पत्नी उसे छोड़ जाने के बाद वह मानसिक रूप से परेशान रहता था, जिसके कारण मृतक राहुल गजबीए बीते कुछ दिनों से बहुत ही परेशान रहने लगा था। घर से सुबह आता हूँ कर वो निकला था और कुएं में उसने कूदकर आत्महत्या कर ली। यह घटना सुबह 8 बजे की बताई जा रही है। जब परवी कॉलोनी में 2 अज्ञात व्यक्ति अपने किसी कार्य से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक युवक दौड़ता हुआ आया, जिसमें कुएं के पास अपनी चप्पल उतारकर कुएं के अंदर छलांग लगा दी। तभी वह दोनों युवक दौड़े और उसे बचाने के लिए अपना गमछा दिया, परंतु कुएं में पानी ज़्यादा होने की वजह से वह गहराई में डूब गया। इसी समय राहुल के कूदने पर कुएं में जोरदार आवाज़ हुई, जिसके आसपास के निवासी लोग भी बाहर निकलकर देखा तो अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि कुएं में एक व्यक्ति कूद गया है, जिसके जानकारी तत्काल ही वार्डवासियों के द्वारा पुलिस थाना वाराणसी में दी गई। मौके पर पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचा और कुएं के आसपास वह अंदर जांच की गई, किंतु कोई व्यक्ति नजर नहीं आया। उसके बाद लोहे का गल डालकर कुएं में जांच की गई तो एक व्यक्ति का शव पर आया, जिसे कुएं के बाहर निकालकर उसकी शिनाख्त राहुल गजबीए वार्ड नंबर 1 सिद्धार्थ नगर निवासी के रूप में, जिस पर पुलिस के द्वारा मृतक के परिवार के लोगों को इस घटना की जानकारी देकर मामले में आवश्यक पंचनामा कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और विवेचना प्रारंभ कर दी गई। हमको सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कुएं में कूद चुका है। सूचना पर अपन आए और जो बॉडी कुएं में दिख नहीं रही थी, जो गल डाल के उसको निकाले
बाहर निकालने के बाद पता चला कि मोहल्ले का राहुल गजबी है। उम्र क्या है सर इसकी? उम्र कम से कम 28-30 वर्ष की है। सर क्या लगता है मौत का कारण किस वजह से कुएं में कूदा? कारण अभी अज्ञात है। क्या काम? वारासोनी क्षेत्र के ग्राम पंचायत मदनपुर के अंतर्गत आने वाले नाले पर रेलिंग लगाए जाने की मांग उठ रही है। नगर मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर दूर पर स्थित इस ग्राम पर जो नाला है जो रेलिंग विहीन बना है, जबकि इस ग्राम के अलावा कासपुर, एकोड़ी, जागपुर सहित अन्य ग्राम के लोग सीधे वारासोनी आने जाने के लिए मदनपुर होते हुए आते, मगर बारिश में उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको बताएं कि एक तरफ जहां पुल के ऊपर से पानी जाता है, वहीं पुल पर किसी प्रकार की सुरक्षा न होने से वे लोग बेरंग ही लौटने के लिए मजबूर होते हैं। ऐसे में पुल पर रेलिंग लगाया जाना अति आवश्यक हो गया है। हालांकि पुल पर प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के अंतर्गत जो पुलिया बनी है उस पर करीब 15 मीटर की साइड वॉल बनी, मगर पुलिया का अधिकांश हिस्सा खुला हुआ है। ऐसे में बारिश का मौसम हो या फिर कोई भी मौसम किसी प्रकार के संकेतक न होने से पुल से गुजरते समय ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं दुर्घटनाओं को भी बल मिल रहा है। हम जब यहाँ पे यानी कि कॉलेज जाते हैं तो बरसात का जब सीज़न रहता है तो हमारे गांव का जो नाला है मदनपुर गांव का, उसमें जब यानी कि बाढ़ आ जाती है तो हमारा यानी कि कॉलेज जाने में दिक्कत होती है। उस वजह से हम कॉलेज नहीं जा पाते और यहाँ पे रेली लगना अनिवार्य है। किस तरह की दिक्कत होती है? ये पुलिया के ऊपर पानी आ जाता है तो कुछ रेलिंग होना चाहिए। तो आप लोगों ने कभी सरपंच को नहीं बोला? सरपंच को तो नहीं बताएं अभी तक। फिर आप लोग कैसा चाहते हैं अभी वर्तमान स्थिति में, क्या चाहते रेलिंग बनना चाहिए। हैं? करीब कोई 40 मीटर होगा पुल। हाँ 40 मीटर। कहाँ का पानी आता है यहाँ? यहाँ से तो बहुत दूर का पानी आता है। कायदी वो तो भी नाला निकला, ये कायदी जाएगा, कायदी से निकला हुआ है, कोष्टी तरफ जाएगा। महोदय कितने ग्रामीण लोग यहाँ से, कितने ग्राम के लोग यहाँ पर मदनपुर पंचायत, कासपुर पंचायत, आल्याझरी, एकोड़ी, इधर सब 4-5 पंचायत पड़ती है। तो अब आप